गई थी, अब कोई वापसी नहीं। क्या यह युद्ध का आखिरी अध्याय है या यह शुरुआत है एक नए परमाणु संकट की? ईरान की रात, इसराइल की सुबह। कहानी शुरू होती है एक बेचैन रात से। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग टीवी से चिपके बैठे थे। हर चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज, इसराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया है। लेकिन इस बार फर्क था। हमला हुआ था सीधे और फोर्डो एंड देन नातंज जैसे परमाणु स्थलों पर। अमेरिका ने भी इस बार खुलकर साथ दिया था। ड्रोन, मिसाइल, जेमिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ झोंक दिया गया था। तेहरान के ऊपर मंडरा रहे थे F-35 फाइटर जेट्स। नीचे से दागे जा रहे थे ईरानी मिसाइलें। आसमान, जमीन और अंडरग्राउंड, हर जगह बारूद की गंध थी। तेहरान से भागते लोग। जैसे ही हमला हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी कर दिया, तेहरान के नागरिक तुरंत शहर खाली करें। इस बयान ने आग में घी का काम किया। सड़कों पर भगदड़ मच गई। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग ठोकर खा रहे थे, माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं, जैसे कोई कयामत उतर आई हो। एक औरत कैमरे पर चीख रही थी, हमें क्यों मारा जा रहा है, हमने क्या किया है। इसराइल का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उधर इसराइल की मिलिट्री ने इस पूरे हमले को नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी आधी रात को चलाया गया वो हथौड़ा जो सीधे दुश्मन के दिल पर गिरता है। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना हमेशा के लिए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं नातंज साइट पर गहरे गड्ढे और धुएं का गुबार। फोर्डो का रिएक्टर जलकर राख हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरानी जवाबी हमला। ईरान ने अगले ही दिन जवाब दिया, ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। 13 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं इराक के अमेरिकी बेस अल उदैद पर। 13 में से 12 इंटरसेप्ट हो गईं, लेकिन एक मिसाइल लग चुकी थी और वहां अमेरिकी जवान घायल हो गए। ईरान की संसद में तालियों के साथ बयान आया, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसराइल दोबारा हमला करेगा तो तेल अवीव को राख कर देंगे। शांति या सिर्फ दिखावा? इस सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 सम्मेलन बीच में छोड़ दिया। वो सीधे वॉशिंगटन लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब बातचीत नहीं, अब सिर्फ कार्रवाई। हालांकि दूसरी तरफ G7 के बाकी देशों ने अपील की, युद्ध रोको, बात करो। अंदरूनी संकट, ईरान की टूटी व्यवस्था। हमले के बाद ईरान की आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई। बिजली चली गई, इंटरनेट कट गया और राजधानी में कर्फ्यू लग गया। सरकार ने 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें कुछ पर इसराइल के लिए जासूसी का आरोप था। कम से कम 6 लोगों को फांसी दी गई। तेहरान की गलियों में डर था, गुस्सा था और एक बेचैनी, क्या अगला हमला होगा। खाड़ी देशों का असर और बाजार की हालत। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी देशों में तेल के दाम आसमान छूने लगे। साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक तेल की आपूर्ति बाधित हुई। स्टॉक मार्केट गिरने लगा और डॉलर गोल्ड रेट में उतार चढ़ाव बढ़ गया। जब दो मुल्क टकराते हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं टूटती, टूटते हैं सपने, घर, परिवार और वो मासूम जो कभी जंग को समझ नहीं पाएंगे। क्या अब भी देर नहीं हुई है? क्या अब भी वक्त है कि हथियार नीचे रखे जाएं और इंसानियत को चुना जाए? परमाणु जंग के दरवाजे पर खड़ी दुनिया जब इंसानियत डगमगाने लगी। इसराइल और ईरान की जंग अब सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं रही, ये अब एक विचार की लड़ाई बन चुकी है। कौन सही है, कौन गलत? पर सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि दुनिया बचेगी भी या नहीं। परमाणु जंग का खतरा बढ़ता गया। जब इसराइल ने फोर्डो और नातांज को निशाना बनाया, तब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि ये वे जगहें थीं जहां ईरान का सबसे संवेदनशील परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पहली बार बंकर बस्टर बमसन का इस्तेमाल किया, ऐसे बम जो धरती के नीचे दबे रिएक्टरों को भी तबाह कर सकते हैं। ईरान के वैज्ञानिकों की एक गोपनीय मीटिंग में चर्चा हुई, अब अगर हमने जवाब नहीं दिया तो अगला निशाना शायद बस शहर होंगे और फिर हमें रोकने की कोई वजह नहीं होगी। क्या ईरान अब परमाणु हथियार की तरफ बढ़ेगा? सवाल बहुत बड़ा है और डर उससे भी बड़ा। पाकिस्तान और चीन की नजरें जैसे ही जंग गहराई, पाकिस्तान और चीन ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। पाकिस्तान ने कहा, हम क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अंदर खाने से खबरें आईं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ईरान को जानकारियां मुहैया करा रही हैं। वहीं चीन ने सख्ती से कहा, अगर अमेरिका और इसराइल आगे बढ़े तो एशिया में अस्थिरता फैल सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी चेताया कि अगर ईरान पर हमला जारी रहा तो चीन हथियार सौदों में शामिल हो सकता है। भारत की स्थिति, मौन की राजनीति। भारत में इस समय आम चुनाव के बाद नई सरकार बनी है। प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई सीधा बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने इतना कहा, भारत शांति का समर्थक है और सभी पक्षों से संयम की अपेक्षा करता है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या भारत इतना चुप रह सकता है जब हमारे तेल व्यापार,
खाड़ी में बसे भारतीय और रणनीतिक हित दांव पर हों। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत ने चुपचाप कुवैत और ओमान में अपने नागरिकों को निकालने की योजना तैयार कर ली है। मानवता की सबसे बड़ी कीमत युद्ध सिर्फ हथियारों की बात नहीं करता। इसराइल में एक महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मेरी बेटी अब स्कूल नहीं जा रही, उसे डर है कि स्कूल पर मिसाइल गिर जाएगी। ईरान में एक डॉक्टर ने कहा, हमारे अस्पतालों में दवाएं खत्म हो रही हैं, न बिजली है न ऑक्सीजन, और घायल लगातार आ रहे हैं। गाजा, यमन, सीरिया, ये सब देश भी इस तनाव से कांप रहे हैं। हर देश डर रहा है कि कहीं यह जंग पूरे मुस्लिम विश्व बनाम पश्चिमी गठजोड़ा में न बदल जाए। ऑपरेशन से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध। इस पूरी लड़ाई में एक नया मोर्चा भी खुल चुका है, साइबर युद्ध। ईरान ने दावा किया कि इस्राएली ड्रोन ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही उसके परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा प्रणाली हैक की गई थी। वहीं इस्राएल का आरोप है कि ईरानी हैकर्स ने उसकी पायलट प्रणाली और ऊर्जा नेटवर्क को कुछ घंटों के लिए ठप कर दिया। यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई अब सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है। G7 अमेरिका और अगला कदम। 4 जुलाई को G7 की बैठक में एक गहरी चिंता सामने आई। क्या हम परमाणु संघर्ष के मुहाने पर हैं? अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार आ चुकी है और वे आज डायरेक्ट एक्शन की नीति पर चल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम कोई और समझौता नहीं करेंगे, अगर ईरान रुकता नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि यूरोपीय संघ के देशों ने चेतावनी दी, ईरान को घेरना उसे और खतरनाक बना सकता है। क्या यह असहमति किसी बड़े फूट की ओर ले जाएगी? भविष्य की परछाई। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है, अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो अरब क्षेत्र के 8 करोड़ लोग विस्थापन की चपेट में आ सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है, अगर युद्ध आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को $3.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। भारत, अफ्रीका, यूरोप, एशिया कोई भी अछूता नहीं रहेगा। एक वीडियो वायरल हुआ है। तेहरान की एक लड़की 9 साल की कैमरे के सामने कहती है, मैंने सुना है परमाणु बम सब खत्म कर देता है, क्या इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाऊंगी? यह मासूम सवाल है, लेकिन पूरी दुनिया के नेताओं से बड़ा। 4 जुलाई 2007, यह तारीख इतिहास में कैसे दर्ज होगी? एक ऐसे दिन के तौर पर जब दुनिया ने आखिरी बार बातचीत का मौका गंवाया, या उस पल के रूप में जब जंग की आग में पूरी मानवता जल गई? फैसला हमें करना है। अब भी वक्त है, अब भी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में जंग नहीं शांति हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने उस मासूम की जो अब भी पूछ रही है, क्या मैं कल जिंदा रहूंगी? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।